morning to all of you. Today we are going to start the second unit. First topic, mercantilism. What is the mercantilism and what is the background of the mercantilism? Mercantilism किसे कहते हैं, इसका historical evidence क्या है, from where did it came from in the existence, कैसे ये mercantilism शब्द आया, and what does it means and what is the actual theory of the mercantilism. Then starting with the mercantilism introduction. Mercantilism first was came into existence by Adam Smith. Adam Smith was the first person, first eminent scholar who coined the term mercantile system to describe the system of political economy that sought to enrich the country by restraining imports and encouraging exports. Actually, this system dominated Western European economic thought and policies, including Portugal, France, Spain, and Great Britain, from the 16th to the late 18th century. It was favored, and its use was also favored by writers such as Jean Baptiste Colbert, who at a time served as the French finance minister. थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कुछ लोग जो बिल्कुल शुरुआत में क्लास में रहे होंगे, when I was starting the economics, from where did the economics came, and who was the known of the father of economics, Adam Smith, I know. जब 1776 में 1776 में इनकी बुक आई, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, जो शॉर्ट फॉर्म में जो इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जब 1776 में ये बुक पब्लिश हुई, उस समय एक जो थॉट था, the thought which was prevailing in the economic system at that time in the whole world was to gain the money from the export and to preserve the money by not importing. ध्यान रखिए, मैंने कहा by not importing any product. एक्चुअल में उस समय ये माना जाता था कि जो शक्ति का केंद्र है, जो पावर जो जहां से आती है, वो पावर कहां से आ सकती है? धन से. मनी वाज ए सेंटर ऑफ एवरीथिंग. देन एक उस समय विचारधारा थी देशों में कि ये धन, ये मनी, ये पावर, ये सेंटर कहां से आएगा? तो धन से आएगा, पैसे से आएगा, एंड जिसको हम कह रहे हैं मनी, मुद्रा से आएगा. और 17th सेंचुरी में, 16th लास्ट सेंचुरी में और 17th की लास्ट सेंचुरी में ये ऐसा टाइम पीरियड था when the gold coins and silver coins were in the use. अब ये गोल्ड और सिल्वर आएगा कहां से? तो देन देयर वाज ओनली वन मीडियम. या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, यू माइट बी प्रोड्यूसिंग द वेल्थ, or you might be earning the wealth from anywhere. उस समय आपको मालूम होगा कि एडम स्मिथ वाज फ्रॉम द ब्रिटेन, एंड द इकोनॉमिक पावर वाज
एट दैट टाइम, जैसे आजकल आप देखते हैं कि इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर जिसको कहते हैं, दैट इज अमेरिका. एट दैट टाइम इकोनॉमिक पावर वाज विद द ब्रिटेन. So some countries like Germany, France, Portugal, uh, Spain, all were trying to get the power through money by any means. So then they might be imposing the taxes. टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा सकते थे. टैक्सेस लगाने का ये होता था कि अगर बहुत हाई टैक्सेस होगा तो जो किंग होगा उसके खिलाफ थोड़ा सा पब्लिक में गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, गलत सेंटिमेंट्स जाएंगे. तो देन लोग उस समय के जो इकोनॉमिक थिंकर्स थे उन्होंने ये कहा कि देयर इज ओनली वन वे एंड देन एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट. उन्होंने ये टर्म कॉइन किया, ये सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि वी कैन अर्न द मनी बाय एक्सपोर्टिंग द गुड्स which are extra for our use. So by exporting more and more goods and not importing, देखिए अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको अर्निंग होगी. अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने पर हमारी जो वेल्थ है, जो हमारा गोल्ड और सिल्वर के रूप में जो हमारा वेल्थ है वो पेमेंट में निकल जाएगा. देन आवर इकोनॉमी विल बी वीक. तो उस समय एक ही थॉट चल रहा था कि हैव मोर एंड मोर एक्सपोर्ट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी बाय हैविंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वाज द पॉलिसी एट दैट टाइम. ओवरऑल हम अगर कहें तो था एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन. एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये टाइम ऐसा था कि जब रेनेसां, जिसको हम कहते हैं रिनाउंसिएशन, पुनर्जागरण आंदोलन का काल था, और इस समय बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी नए नए विचार आ रहे थे. जैसे के क्षेत्र में नए थिंकर्स आ रहे थे, फिलॉसफी में नए थिंकर्स आ रहे थे, प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हो चुका था. तो ऐसे में लोगों तक जो थॉट था वो थोड़ा ज्यादा पहुंच रहा था, जल्दी जल्दी पहुंच रहा था. तो लोगों में एक सोचने और समझने की शक्ति आ रही थी, जो पावर आ रहा था. तो लोगों ने इस सिस्टम को, अब देखिए अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि या तो आपके पास इतना ज्यादा एक्स्ट्रा हो कि आप सरप्लस हो कि आप उसका एक्सपोर्ट कर लें. लेकिन देखिए जब आप आज के भी समय में देखिए, जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है इकोनॉमी में, जैसे कभी आपने देखा होगा प्याज की शॉर्टेज हो गई, कभी किसी और प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, तो सरकार क्या करती है, तुरंत एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देती है, उसको एसेंशियल कमोडिटी में डालती है, उसको लिस्ट में, और उसको प्रतिबंधित कर देती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है. तो उस समय भी यही था कि अगर एक्सपोर्ट को जब एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इंपोर्ट होने नहीं दिया जा रहा है, तो एक्सपोर्ट जब प्रमोट होगा तो इंटरनल मार्केट में स्वाभाविक सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगी और कमोडिटीज धीरे धीरे कम होंगी. इन कमोडिटीज के कम होने का परिणाम यह होगा कि लोगों में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा और लोग इसका विरोध करना शुरू कर देंगे. खैर, तो लेकिन ये जो कंट्रीज थे, जैसे हमने आपको नाम लिया था कि पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन एंड ग्रेट ब्रिटेन, ये कंट्रीज वास्तव में वो कंट्रीज थे जो ये चाहते थे कि वी शुड अर्न द मनी बाय हैविंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट. इसी पॉलिसी के तहत आप जानते हैं
ग्रेट ब्रिटेन ने विश्व के अधिकांश देशों पर उसी समय कब्जा करना शुरू किया था और बहुत सारे देशों पर कब्जा कर लिया था, जिसको ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति कहा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी समय आती है और इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए आई है और यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। तो वो इसी पॉलिसी के तहत था कि हम हैविंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट, तो इसको ब्रिटेन में मर्केंटलिज्म सिस्टम कहा गया। मर्केंटलिज्म टर्म इसको यूज किया गया था, और इस फ्रांस में इसको कहा गया था कैमरलिज्म। आप ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, फ्रांस में इट वाज नोन एज कैमरलिज्म। कैमर का अर्थ होता है राजकोष, राजकोष का अर्थ होता है कि राजकोष में पावर बहुत ज्यादा आना चाहिए, और कहां से आना चाहिए? बाय गेटिंग द मनी मोर एंड मोर इन द फंड। जो भी वो उस समय जो राजकोष था उसमें ज्यादा से ज्यादा धन आना चाहिए। आप जानते हैं जब कोई चीज, कोई थॉट प्रिवेलिंग किसी समय किसी भी टाइम पीरियड में कोई स्पेशल थॉट जब पूरे उसमें सिस्टम में फैल जाता है तो उसको हम वाद शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा कि उस समय हिंदी में इसको कहते थे वाणिज्यवाद। तो मर्केंटलिज्म वाज इन द ब्रिटेन, पुर्तगाल एंड स्पेन। फ्रांस में इसको कैमरलिज्म कहते थे, जर्मनी में भी इसको कैमरलिज्म कहा जाता था। एडम स्मिथ ने टर्म इसको मर्केंटलिस्ट सिस्टम इसलिए दिया था कि बिकॉज़ ही वाज अ नेचुरलिस्ट इकोनॉमिस्ट। नेचुरलिस्ट इकोनॉमिस्ट मतलब प्रकृतिवादी कहते थे। उन्होंने कहा था कि इनविजिबल हैंड की बात करी थी। इनविजिबल हैंड का मतलब होता है कि एक अदृश्य शक्ति है, which is, जिसको इन्होंने बाद में डिफाइन किया था कि कौन है वो अदृश्य शक्ति? नेचर, गॉड एंड नेचर इज द इनविजिबल हैंड who have given us everything as a free gift। हमको हर चीज उन्होंने फ्री गिफ्ट के रूप में दिया है। तो देन we should one should not have the possession on the gift provided by the invisible hand। तो इसलिए इस इनविजिबल हैंड को हम जो प्रोवाइड किया है इसको हम एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने दें, यानी राजा के हाथ में ना जाने दें। We all are having the power to consume it and to use it। तो इसीलिए उन्होंने जो इस एक्सपोर्ट प्रमोशन और अर्निंग द मनी फ्रॉम मोर एंड मोर मनी फॉर द किंग्स फंड वाज नोन एज द मर्केंटलिस्ट सिस्टम। तो देन आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें हमने दो चीजें आपको बताई कि एक तो दिस थॉट वाज कॉइन्ड इन 1776 with the publication of Wealth of Nations, which was known as mercantilist system. The thought was prevailing basically in Portugal, France, Spain and Great Britain. And point 3 is the thought was favored by the French writer and then French finance minister Jean Baptiste Colbert. There are three things of this gist of the whole background. Then I have already told you Jean Baptiste Colbert work in 17th century exemplified classical mercantilism. हमने पहले ही आपको बताया हुआ था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किनको कहते हैं, नियो क्लासिकल किनको कहते हैं, एंड क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल किसको कहते हैं हमने पहले बताया था। तो आप फिर से एक बार बता दे रहे हैं। क्लासिकल सिस्टम वो था जिन्होंने एडम स्मिथ की विचारधारा को प्रमोट किया था, फॉलो किया था। तो देन उस समय यही कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वेयर एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल,
जेबीसे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जेएस मिल, रिकार्डो एंड माल्थस। नियो क्लासिकल में हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मार्शल एंड पीगू थे। तो इसके बाद फिर शुरू हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिस्ट, जिसके जो कीन्स से शुरू होता है 1936 से, जनरल थ्योरी ऑन इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी से। तो ये चूंकि जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट 17वीं सेंचुरी में थे और फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस टर्म को क्लासिकल मर्केंटिलिज्म सिस्टम नाम दिया था। In the English speaking world, its idea were criticized by Adam Smith with the publication of Wealth of Nations. I have already told you. Later, David Ricardo also criticized with his explanation of comparative advantage. अभी इसी थियरी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज, रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज, रेसिप्रोकल डिमांड है जेएस मिल का, हेक्स्चर ओलिन का है फैक्टर एंडाउमेंट थियरी। ये थियरीज आपको पढ़नी है। वी विल डिस्कस आफ्टर दिस चैप्टर वन बाय वन। हमने पहले ही आपको अभी बैकग्राउंड में बताया कि 18वीं सेंचुरी सक्सेस सीक्रेट क्या था। मोर लैंड, मोर ट्रेड, मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर। यानी मर्केंटिलिज्म सिस्टम का एक ही था, एक जो जिसको हम जिस्ट कह सकते हैं, टू एक्वायर द मोर लैंड, चाहे वो राज्य का विस्तार हो, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट का विस्तार हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो, या फिर प्रोडक्शन देखिए उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था। यहाँ मोर लैंड का मतलब ये है कि प्रोडक्शन सिस्टम का, द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मोर ट्रेड मीन्स वही हैविंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट, और जब बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे आप, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, देन यू विल गेट मोर गोल्ड, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो देन we will get the more wealth. Any more land, more trade or more gold will create the wealth, and this wealth will create the power. तो इससे उस समय जो एक कॉन्सेप्ट था कि from where the power will come, the power will come from the wealth, and from where the wealth will come, it will come from the gold. गोल्ड कहाँ से आएगा? ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड कैसे होगा? एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, then we will get the wealth. And the mercantilism in terms of trading. This approach assumes the wealth of a nation depends primarily on the position of precious metals such as gold and silver. During 16th to 18th century, gold and silver were the currency of trade between countries, and by exporting goods, countries could earn and therefore maximize the amount of gold and silver. Conversely, importing goods from other countries resulted in an outflow of gold and silver to those countries. इतनी देर से जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था यही था कि 16th सेंचुरी का जो लास्ट था, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में जो मनी था या जो करेंसी था, करेंसी मीन्स देयर वर कॉइन्स which were gold and silver coins थे, gold coins थे, and these were assumed as the precious metal. तो मनी कहाँ से था? मनी वाज कमिंग थ्रू द ट्रेड, और ये ट्रेड का मतलब सिर्फ था एक्सपोर्टिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। Then coming on the what is the feature of mercantilist economy, then import prohibition of certain goods using position of high tariffs, government legislation or
वेरी हाई टैक्सेस, इम्पोर्ट ड्यूटीज। हमने पहले ही बताया कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है, आप उस पर टैरिफ लगा देते हैं, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। आज के समय में तो आप कोटा तय कर देते हैं, फिक्सिंग आपका कोटा कि आप इससे ज्यादा सामान हमारे यहाँ नहीं बेच सकते हैं। एंड एंटी डंपिंग, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स बाय व्हिच वी कैन रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। बेसिकली वी यूज द हाई टैरिफ। हाई टैरिफ मीन्स इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दीजिए, या टैरिफ और कस्टम ड्यूटी का डिफरेंस मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है, फिर से एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटी बोथ आर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स। जो इंपोर्टिंग गुड्स होती है उसी पर दोनों लगाया जाता है, बट द टैरिफ जो होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है। जैसे कपड़े पर टैरिफ लगाया जाएगा तो अलग होगा, कंप्यूटर पर टैरिफ अलग होगा, मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, फूड ग्रेन्स मंगा रहे हैं तो उस पर टैरिफ अलग होगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी जब लगेगी तो कस्टम ड्यूटी एनी प्रोडक्ट, you might be importing any product, it has the same rate at every product, because the custom duty have the purpose of getting the revenue, while the tariff has the purpose or objective of restricting the imports। तो टैरिफ का जो उद्देश्य होता है वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, और कस्टम ड्यूटी का जो पर्पस होता है या उद्देश्य होता है वो होता है कि रेवेन्यू, सरकार के लिए रेवेन्यू को जुटाना। इसीलिए कस्टम ड्यूटी सब पर एक समान लगाया जाता है, और जो टैरिफ होता है वो अलग अलग होता है। A wide range of government subsidies on export industries to promote the country's export based policy। मतलब अगर हमें बहुत we have to earn the money by export, more export, then certain times government starts giving the subsidies on export। इसका फायदा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अदर कंट्री में जा करके सस्ते हो जाते हैं, एंड देन देयर डिमांड बिकम्स हाई। पॉलिसीज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज आल्सो ए पॉलिसी। जैसे आजकल एक पॉलिसी चली हुई है नेशनलिज्म की आपकी, कि हम चाइना के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दे आर गेटिंग द मनी फ्रॉम अस, और उसको हमारे आर्मी मैन के खिलाफ और हमारी सेना के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ दैट मनी इज बीइंग यूज्ड। तो चाइना को हम उसका प्रोडक्ट यूज करके उतना मजबूत उसकी इकोनॉमी को नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द बाइकॉट चाइना। तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ नेशनलिज्म। तो कई बार एक्सपोर्ट में ये एक्सपोर्ट प्रमोशन में ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है कि पॉलिसी ऑफ नेशनलिज्म। तो एक्युमुलेशन ऑफ एसेट्स इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रोविजन ऑफ प्राइवेट एक्युमुलेशन यूज और एक्सपोर्ट ऑफ दीज आइटम्स। हमने पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट तो करना है बट इंपोर्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वन वे ट्रेड विद कॉलोनीज एंड importation of gold and raw materials from these sources। तो जब एक्सपोर्ट आप करेंगे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो दिस इज known as the one way trade। Now mercantilist policy have included forbidding trade to be carried in foreign ships, export subsidies। हमने अभी भी आपको बताया forbidding trade to be carried in foreign ships, मतलब हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फॉरेन शिप्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ज्यादातर ट्रेड जो होता था वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता था। अगर हम फॉरेन शिप्स का यूज करेंगे तो देन वी हैव टू पे फॉर इट, और हम क्या कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करना है, तो
we are not in mode of giving any payment to anyone. So there was forwarding trade to be carried in foreign ships, मतलब उसको होम शिप्स के थ्रू ही करना है ट्रेड. एक्सपोर्ट सब्सिडी था. बैनिंग ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. देखिए हमने पहले ही बताया कि कॉइन्स या मनी वाज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलते थे. तो हम एक इसी गोल्ड और सिल्वर को मनी पावर की तरह यूज कर रहे हैं. तो देन इसके एक्सपोर्ट पर कि गोल्ड और सिल्वर मेटल का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे. इट वाज बैंड इन ऑल द कंट्रीज. प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग विद रिसर्च और डायरेक्ट सब्सिडीज, लिमिटिंग वेजेस, maximizing limiting wages was the used for having the less cost for the exporting goods. Maximizing the use of domestic resources, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक रिसोर्स का यूज करना. इससे हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाई टैरिफ्स स्पेशली ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स, एक्सक्लूसिव ट्रेड विद कॉलोनीज. कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करना है तो then countries were imposing very high tariff on that products and that goods, especially जो products manufactured goods थे उस पर बहुत high tariff countries were imposing. There are some assumptions through which this theory can be generalized, because without assumptions the theory cannot be generalized and cannot be implemented in all over the world. There are three assumptions. What are these assumptions? There is a finite amount of wealth in the world. A nation can only grow rich at the expense of other nations. ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जब एक से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे को, उससे आप धन पाएंगे, तो उसका धन आपके यहाँ आ जाएगा. The wealth will come at your home and you will become powerful and he will become weak. Therefore, a nation should try to achieve and maintain a favorable trade balance, exporting more than its import. हर आदमी क्या करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है और इंपोर्ट को घटाना चाहता है. Colonies for favorable trade balance. The economy of the colonies is always secondary to the economy of the mother country. The colonies should provide cheap raw materials to the mother country and market the manufactured goods of the mother country. In return, the mother country provides military security and political administration to the colonies. The overriding goal is national monopoly, meaning that nations' colonies should be restricted to trading only with each other or with the mother country. ये हम आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको जिस्ट दे दें कि पावर को गेन करने के लिए मिलिट्री या पब्लिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनीज मतलब एक किसी देश को एक्वायर करना थ्रू पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर. जैसे कि उस समय हमने बताया था कि ब्रिटेन वाज इन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. तो ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति थी, वो क्या कर रहा था, हर देश को अपने अधीन कर रहा था. तो कॉलोनीज को अधिक से अधिक देशों को अपनी कॉलोनी बनाना. कॉलोनीज का मतलब है उपनिवेश. यहाँ कॉलोनीज उपनिवेश बनाना, कॉलोनीज बनाना और गेटिंग द मोर पावर बाय दैट. अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. सिंस वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, देन वी विल टेक द एग्जांपल्स वेरी क्विकली. England Navigated Act of 1651 prohibited foreign vessels engaging in coastal trade. हमने आपको इंग्लैंड का एग्जांपल कई बार दिया है. All colonies exports to Europe had to pass through English first and be re-exported to Europe. पहले भी आपको हिस्ट्री अगर थोड़ा सा जानते हो तो इंडिया में भी सामान, कोई भी सामान रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, कच्चा माल इंडिया से जाता था और बन करके फिर इंडिया में ही बिकने के लिए आता था. तो दिस इज व्हाट कि मनी वाज गोइंग इनटू द इंग्लैंड. हम जबकि इसको मैन्युफैक्चर करके यहीं पर कंज्यूम कर सकते थे, बट क्या होता था कि एट दैट टाइम मनी वाज गोइंग टू द इंग्लैंड. अंडर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया रिस्ट्रिक्टेड इन बाइंग फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड वेयर फोर्स्ड टू इंपोर्ट साल्ट फ्रॉम द यूके. आप सोचिए, साल्ट बनता था इंडिया में और इंडिया को फोर्स किया जाता था कि ये पहले
आप यहाँ के सॉल्ट को ना खरीद करके आप ब्रिटेन से सॉल्ट को खरीदिए, नमक को खरीदिए। इसीलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और उस पर टैक्स लगाया गया था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सॉल्ट टैक्स लेड टू सॉल्ट टैक्स रिवोल्ट बाय गांधी। In 17th century, France, the state promoted a controlled economy with strict regulations about the economy and labor market. हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है। मॉडर्न मर्केंटिलिज्म क्या है, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। In the modern world, mercantilism is sometimes associated with the policies such as undervaluation of currency. करेंसी का एक ओवर वैल्यूएशन होता है और दूसरा होता है डिवैल्यूएशन। ये आपको 5th यूनिट में पढ़ने को मिलेगा जब एक्सचेंज रेट पढ़ाएंगे 4th यूनिट में। Buying foreign currency asset to keep the exchange rate undervalued and make exports more competitive. Government subsidy of industry for unfair advantage, such as China has accused of offering too much subsidized investment for industry, leading to oversupply of industries such as steel. Many other countries struggle to compete. Surge of protectionist sentiments, tariff and imports. So then this was all which we have discussed in the today lecture. अभी ये मीटिंग एंड हो जा रही है, इसके बाद आप फिर से जुड़िएगा। देन वी हैव टू टेक द अटेंडेंस। अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अगेन।